जय हो साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो हमने दिए हैं वर्ण विचार से संबंधित। आज हमारा वर्ण विचार टॉपिक पर ही चौथा वीडियो है और यह हमारा अंतिम वीडियो है इस टॉपिक पर। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अपन देख लेते हैं कि वर्ण विचार के अंतर्गत किस किस माध्यम पर हम और उसका विभाजन कर सकते हैं। यानी कि हमने पहले पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम जो वर्ण व्यवस्था का विभाजन आगे करेंगे उसमें अग्र, मध्य, पश्च, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत, तो किस प्रकार से कौन से वर्ण कहां पर लगाए जाएंगे, किस प्रकार से उनको याद करेंगे और कौन से पूर्ण वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार के विचार है। तो उन सब को हम केवल एक इस प्रकार की सारणी के माध्यम से हम उसको याद कर लेंगे। सभी प्रकार के वर्ण इसमें हमारे आ जाते हैं। तो एक मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, क्या एक कहानी के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक कुछ लाइनें लिखी हैं जो आपको मैं पढ़ करके सुना देता हूं। कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यज्ञ करना है तो, अगर आपको यज्ञ करना है तो अब कैसे कैसे लेंगे, गोले बना रखे हैं मैंने, उनके ऊपर ही आप ध्यान कीजिएगा। कि जैसे मैंने आ है ना, तो अगर आपको यज्ञ करना है तो कहां पर रखेंगे अपन, यहां से शुरुआत करेंगे अगर, ठीक है। अब आपको, अगर आपको, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यज्ञ करना है तो 2 स्त्रियों को बुलाओ। स्त्रियों को मतलब कि स्त्रियों को, और ई से उच्चारण हो रहा है तो उसको हम क्या समझेंगे, ई, यानी कि ई और बड़ी ई। अगर आपको यज्ञ करना है तो 2 स्त्रियों को बुलाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये दोनों उस तरफ बैठी हैं। नाराज होकर के हो सकता है उस तरफ बैठी हो, तो ऋषि ने कहा है कि उस तरफ वे बैठी हैं। तो ये दोनों किस तरफ, ये इधर हैं तो उस तरफ, उस तरफ, दोनों ऊ इसमें आ जाएंगे। ये दोनों उस तरफ बैठी हैं, किसने कहा, तो यह कहने वाले कौन हैं, ऋषि हैं। तो ऋ से ऋषि यहां पर आ जाएगा। तो ये दोनों उस तरफ बैठी हैं, यह ऋषि ने कहा। दोनों एक एक करके इधर बैठ जाओ। अब ए और बड़ा ए कहां पर रखेंगे, यहां पर ए, दूसरा ए इसमें आ जाएगा, बड़े वाला। एक एक करके इधर बैठ जाओ और हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अब कहां पर रखेंगे, ओ इसी तरफ और उसके नीचे औ, और हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अब लास्ट जो बचा उसके साथ में ही हम यह वर्ण हम उसमें जोड़ देंगे। कौन सा है यह, कि हम कहते थे कि भाई ग्रहित स्वर, ग्रहित स्वर हम पढ़े थे ऑफिस, कॉलेज, इस प्रकार का जो औ था वह यहां पर हम रख देंगे। तो इस प्रकार से देखो कि हम पहले तो स्वरों को इस प्रकार से विभाजित कर देंगे, कौन से खंड में कौन सा आएगा यह याद रखने के लिए मैंने यह कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई है। एक कहानी के माध्यम से आप उसको याद कर लेंगे और अपने दिमाग में इस चार्ट को बिल्कुल छाप दो, बहुत काम आने वाला है और आपके 2-3 प्रश्न इसके माध्यम से बहुत ही 100% श्योर राइट होने ही वाले हैं। तो अब आपको याद रखना है। अब एक और बात बता दूं मैं कि जैसे समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत, ये तो आपके सामने है इसलिए आपको पता चल जाएगा। लेकिन कल को अगर आप भूल गए कि अर्ध विवृत ऊपर कर दिया या फिर समृद्ध नीचे कर दिया, विवृत यहां पर आ गया, तो कैसे याद रखोगे। तो उसके लिए भी मैं आपको एक माध्यम बना देता हूं कि देखो यहां पर क्या होता है कि एस, एस देखिए ये एस से शुरुआत हो रहा है समृद्ध और यह वी से प्रारंभ हो रहा है। अब आप कैसे याद रखोगे कि ऊपर समृद्ध रखना है या विवृत रखना है, क्योंकि एस हमेशा पहले आता है, एस टी यू वी, वी बाद में आता है। तो एस हमने यहां पर रखा समृद्ध, अर्ध समृद्ध, उसके बाद में अर्ध वाला वापस ले लेना है, अर्ध विवृत और विवृत। तो इस प्रकार से ऊपर समृद्ध आएगा, उसके बाद में विवृत आएगा। और यहां पर अग्र, मध्य, पश्च, ये किस आधार पर है, इसका विभाजन हमने अपनी पिछली कक्षा में कर दिया था कि मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर हमने विभाजन किया था कि अग्र, मध्य और पश्च स्वर। और उसके बाद में आपको बता दूं कि मुखाकृति के आधार पर, तो मुखाकृति के आधार पर यह समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत, उसमें हमें देखना नहीं, हमें तो यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्ध समृद्ध में कौन से होंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां से लगा करके अग्र स्वर कौन से होंगे, ई, री, ए, ऐ। तो ये जो इसमें आएंगे, इसमें अग्र के नीचे वाले, तो ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। अब मध्य स्वर कौन सा होगा, केवल अ, क्योंकि इसमें बीच में एक ही आ रहा है। उसके बाद पश्च स्वर में कौन सा होगा, उ, ओ, औ और आ। तो ये सारे के सारे स्वर किसमें आ जाएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है, अग्र, मध्य और पश्च हो गया फाइनल। उसके बाद अब बात करते हैं समृद्ध। समृद्ध स्वर में कौन से आएंगे, यहां पर इधर जाना है हमें,
तो समृद्ध में ई री उ तथा उ, ठीक है। उसके बाद में अर्ध समृद्ध में ऐ औ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अ प्लस ई तो ऐ, अ प्लस उ तो औ, जैसे हम कहते हैं कि ए ओ, इस प्रकार से याद रखना है। अब अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत में ये सारे आ जाएंगे इसके सामने वाले ऐ, जैसे कि हम इसको कहते हैं अ प्लस ए तो ऐ, अ प्लस ओ औ, और ऑफिस वाला ओ, इस प्रकार से इसके सामने वाले सब आ जाएंगे किसमें, अर्ध विपरीत स्वर में। विपरीत स्वर केवल अकेला एक ही रहेगा, कौन सा रहेगा, आ। तो इस प्रकार से इनको कितने सारे प्रकार देखो, 4 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 प्रकारों को हमने इसमें एक सारणी के माध्यम से पढ़ लिया। अभी यह कहानी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, अभी हमें और इसके अंतर्गत विभाजन करना है। एक आता है, आपको मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं या फिर जो भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति किस प्रकार से होती है, एक तो होती है गोलाकार और एक होती है अर्ध गोलाकार। तो किस प्रकार से कौन सी होगी, तो उसमें हमें बात करनी है कि एक स्वर होते हैं वृत्ताकार और एक होते हैं अवृत्ताकार। वृत्ताकार भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार। तो इसी के माध्यम से हमें यह जानने का प्रयास करना है, इसी सारणी के माध्यम से हम उसको भी सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे कि हम पहले बात करते हैं पूर्ण वृत्ताकार, मतलब कि जो वृत्ताकार है उनको हम बांट लेते हैं। तो यहां से देखो, मैं वृत्ताकार का मतलब होता है गोल, और मैं एक गोला लगा देता हूं, ये सीधी बात हो गई है, ठीक है। कहां पर लगाना है, बहुत महत्वपूर्ण है, उ ओ औ और ऑफिस वाला। तो यहां पर मैंने एक गोला लगा दिया और ये इसके अंदर जो भी वर्ण आ रहे हैं वे कौन से होंगे, वृत्ताकार वर्ण होंगे। और वृत्ताकार के अंतर्गत भी आपको मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से पूर्ण वृत्ताकार और किस प्रकार से अर्ध वृत्ताकार, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब कौन से हैं पूर्ण वृत्ताकार, तो पूर्ण वृत्ताकार में देखो कि उ और उ ये क्या है, पूर्ण वृत्ताकार हैं। और इसके अलावा जो बचे हैं यहां पर ये वाले, तो ये सब क्या हैं, ये सब क्या होंगे, अर्ध वृत्ताकार, ठीक है। अब ये हो गया देखो एक प्रकार कि वृत्ताकार में आपने देख लिया, पूर्ण वृत्ताकार देख लिया, अर्ध वृत्ताकार देख लिया। अब अपन बात करते हैं अवृत्ताकार। अवृत्ताकार इसके अलावा जो बचे हैं वो हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहां पर बना करके कि इस प्रकार से ये, ठीक है, और उसके बाद में यहां से लगा करके यहां तक जो गोले में आ गया पूरा वह वृत्ताकार आ गया। उसके अलावा जो बचे हैं यहां पर इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है, अवृत्ताकार, वृत्ताकार, पूर्ण वृत्ताकार, अर्ध वृत्ताकार, सारे स्वर इसमें आ गए। अब देखो 4 यहां पर मैंने कहा था, 3 7 7 और 8 और 9 तथा 10 प्रकार के वर्णों का विभाजन हमने केवल एक सारणी के माध्यम से कर लिया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह लाइन, किस प्रकार से वर्णों को जमाना है, किस प्रकार की कहानी है, और आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। कहानी नहीं भी याद रहे तो आपके दिमाग में यह सारणी जो है वो बिल्कुल छाप दो, काम बहुत आने वाली है और बहुत ही फायदा आपको देने वाली है। अब हम आगे बात करते हैं आपके वर्णों का विभाजन प्राणवायु के आधार पर, कि किस प्रकार के अल्प प्राण और महाप्राण। बहुत ही सरल है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। जब अपन उसको सीखने ही बैठे हैं तो हर चीज आपके लिए सरल है, बस सीखने वाला चाहिए। तो साथियों, अब हम प्राण वायु के आधार पर स्वरों का विभाजन और व्यंजनों का विभाजन करेंगे। बहुत ही सरल ट्रिक के साथ में आपको मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राण वायु के आधार पर वर्णों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक होते हैं अल्प प्राण, दूसरे होते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत आपको कौन से वर्ण रखने हैं, किस प्रकार से रखने हैं, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खतरनाक, क्योंकि इधर से कौन सा लिखें, यहां पर कौन सा लिखें, यहां पर कौन से वर्ण आते हैं, कैसे याद रखें अपन। तो बहुत ही सरल तरीका है, आपको मैं बता देता हूं कि आप जब इस ट्रिक को याद रखेंगे और इस एक लाइन के माध्यम से आपको ये सारे वर्ण याद हो जाएंगे 100%। क्योंकि देखो, महाप्राण को याद रखना है आपको, और लाइन क्या है, महान 2 3 4 हैं, महान 2 3 4 हैं, महान 2 3 4 हैं। किस प्रकार से देखो, महान का मतलब होता है महाप्राण, ठीक है। 2 का मतलब होता है कि हमारे वर्ण होते हैं क ख ग और अंग। 2 का मतलब क्या, कि इस 2 नंबर के क्रम में सारे के सारे ये आ गए। देखो ये दूसरे नंबर वाले, ये 2 नंबर वाले, 2 पे कौन कौन से आते हैं, ख छ ठ थ फ, इस प्रकार से याद हो गए। अब आपको याद रखने हैं तीनों श। क्या कह रहा है कि आपको कितने श यूज करने हैं इसमें, तीनों श। कौन कौन से, ये इस प्रकार से आपको तीनों श इसमें आ जाएंगे। महान, महाप्राण के अंतर्गत पहले तो दूसरे नंबर वाले सभी, फिर तीनों श आ गए, फिर अब कौन से हैं, चौथे नंबर वाले वापस आ जाएंगे,
यहाँ वाले, तो इसके नीचे वाले जो भी वर्ण आते हैं ग, ज, ढ, ध और भ, इस प्रकार से आ गए। और अब लास्ट में कौन सा बच्चा, है का मतलब ह, तो ये सारे इसमें आ गए। यानी कि महाप्राण के अंतर्गत इतने वर्ण आपने जब जमा दिए है ना, कि निम्न में से कौन सा महाप्राण वर्ण नहीं है या फिर है, इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो अगर ये लाइन याद है आपको और आपके दिमाग में एकदम से ये चित्र बना दोगे तो फट से आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो अब इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो भी बचे हुए हैं वे किस में आ जाएंगे, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। हो गई ना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कि अल्प प्राण को तो आपको याद करना ही नहीं है, इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि महाप्राण की याद है तो हमें अल्प प्राण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो बचे हुए हैं वे सारे इसमें आ जाएंगे। अब दूसरी और चौथी लाइन उसमें जा रही है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी, पहली आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी और पांचवी आ जाएगी। ये देखिए पहला, तीसरा और पांचवा। उसके बाद में इसके अंतर्गत सारे अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे, क्योंकि उष्म व्यंजन वहां पर चले गए सभी और इधर आ जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, इस प्रकार से आपको यहां पर जमा देने हैं। और सभी के सभी स्वर अ से लगा करके अव तक कितने होते हैं, टोटल 11 स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। तो है ना बहुत ही सरल तरीका, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। दिमाग में छाप लो छाप लो छाप लो, बार बार मैं प्रयोग कर रहा हूं तो आपको वास्तव में इसे याद रखना है। तो साथियों अब हम कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन सीखेंगे। कि कंपन के आधार पर आपको बता दूं कि दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं अघोष, दूसरे होते हैं घोष या सघोष। तो उनको हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं बताता हूं मैं आपको इसमें, कि अघोष के अंतर्गत और सघोष के अंतर्गत। मैंने इसमें लिखे थे पहले अल्प प्राण और महाप्राण, तो महाप्राण की शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दिया था बहुत ही संक्षिप्त में, और उसके अलावा जो बचे थे वे कौन से थे, अल्प प्राण थे। अब इसका उल्टा यहां पर मैं अघोष के बता रहा हूं, और घोष तथा सघोष इसमें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो केवल क्या याद रखना है आपको, एक दो तीनों स, एक दो तीनों स। किस प्रकार से देखो कि एक दो मतलब कि जो पहला वर्ग पूरा आता है, क के नीचे वाले सारे क, छ, ट, त, प, है ना, हो गया। अब दूसरा यानी कि क के बाद ख, दूसरा आता है ख के नीचे वाले सारे ख, छ, ठ, थ, फ, हो गया। अब तीनों प्रकार के स इसमें आ जाएंगे, स, श और स। श षटकोण वाला और फिर सपेरे वाला, तो स। इस प्रकार से ये जो हो गए वो कौन से हो गए, अघोष व्यंजन। और उसके बाद में व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं। अपन इसको वर्ण के माध्यम से अपन सीखेंगे कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ये इस प्रकार के होते हैं। खैर अघोष में कोई भी स्वर नहीं है। अब स्वर इसमें नहीं है यानी कि स्वर किसमें होंगे, घोष में होंगे। अब घोष वाले अब याद ही नहीं रखने, इनके अलावा जो बचेंगे वो सारे के सारे उसमें चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहां पर कौन कौन से होंगे, ग, ग, अंग, ज, ज, इय, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ और म, हो गया। अब है इधर अंतस्थ व्यंजन सारे आ गए, क्योंकि इधर नहीं है तो इधर आ जाएंगे, य, र, ल, व। अंतस्थ विशेष करके याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें य, र, ल, व नहीं है तो आपको याद रखना है कि य, र, ल, व तो अंतस्थ होते हैं, और अंतस्थ सारे किसमें आ जाएंगे, घोष या सघोष में आ जाएंगे। अब यहां पर देखो विशेष कि श, श और ह, जैसे कि अपन कहते थे इसके साथ में ह बोलने की आदत रहती है, श, 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 ह, लेकिन इसमें स तक ही रुक जाना है। मैंने यहां तक ही रोक दिया, देखो है प्रयोग नहीं किया है। एक दो तीनों श, है नहीं लिखा है, उसमें है था किसमें, अल्प प्राण में। तो इसमें ह यहां पर नहीं आएगा, ह यहां पर आ जाएगा। यह कौन सा होता है, घोष या सघोष वर्ण। उसके बाद में जो बचे हुए हैं सारे के सारे 11 स्वर किसमें आ जाएंगे, घोष या सघोष कहलाता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस तरीके से अगर कोई हमें पहले पढ़ाने वाला होता ना, तो हमारा मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन और भी आसान हो जाता। मतलब कि इतनी सरलता के साथ में मैंने यह सब कुछ जमाया है और इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब कि पढ़ रहे हो बिल्कुल तन्मयता के साथ में, तो आपके साथ में मैं भी खड़ा हूं, आप भी आगे बढ़ते रहें, मैं आपके साथ। जितनी खुशी मुझे आज यह पढ़ाते हुए हो रही है, उससे दुगुनी डबल, उससे कई ज्यादा गुनी खुशी मुझे कब होगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि मेरा यह पढ़ाना जब सार्थक हो जाएगा। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि कंपन के आधार पर जो वर्णों का विभाजन हो गया, अब केवल एक प्रकार रहा है दोस्तों। कौन सा रहा होगा, आप याद करो, कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो साथियों अब हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन करेंगे। तो उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो वो है ना, तो उनको मैंने यहां पर लिख दिया है। अब जैसे जैसे वर्ण बोलते जाएंगे तुरंत ही हम इसको लिखते जाएंगे।
उच्चारण स्थान यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सारे। अब जो जो वर्ण आएंगे अपन इसमें लगाते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह 5 लाइनों की ये छोटी सी कविता है उसको याद करना है। मुंह जुबान, आप भले रात को 12 बजे भी अगर नींद खुल जाती है एक बार, तो आप इस कविता को एक बार रट लेना, याद होनी चाहिए हमेशा। भले रात को 12 बजे भी एक बार नींद उड़े तो आपके दिमाग में यह कविता बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, है ना। तो अकह विसर्ग कंठराम, इच्छियस भी है तालु राम। ये कंठराम का मतलब कंठ, तालु। रिटरस से जानो मूर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी। मूर्धा और दंत उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। ओष्ठ दंतोष्ठ। ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कहो कंठोष्ठ में। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। नासिका से पंचमाक्षर, जीवा रखो प्रकोष्ठ में। तो इस प्रकार से आपको इस कविता के माध्यम से सारे के सारे उच्चारण स्थान याद हो गए 100%। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। किस प्रकार से देखो कैसे जमाना है। कंठ, अकह विसर्ग कंठराम। अब अकह विसर्ग मतलब कैसे जमाएंगे। अ का मतलब हो गया कि अ और आ दोनों आ गए, ठीक है। अब क का मतलब क्या कि क वर्ग पूरा। किस प्रकार से देख लो, यहां पर लिख देते हैं अपन क ख ग ग और इसमें लगा देते हैं अपन अंग, है ना। तो इस प्रकार से सारे आ गए। अ आ क वर्ग पूरा। अब क्या जाता है ह, तो ह को भी अपन यहां पर लिख देते हैं। लो हो गया, कंठ से जो उच्चारण स्थान वाले हैं वे सारे की याद हो गए। अ आ क वर्ग पूरा और ह, अ क ह, ठीक है। अब विसर्ग, विसर्ग को भी हम इसमें ही स्थान देते हैं क्योंकि ह का उच्चारण यहां पर हो रहा है। अब विसर्ग भी इसमें ही आएगा, जैसे कि इस प्रकार से यह विसर्ग, विसर्ग का भी उच्चारण कहां से होगा, कंठ से होता है। अगली लाइन क्या है, इचियस पी है तालुराम। अब तालव्य से कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं, देखो तालव्य से, सॉरी तालव्य से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है यह हमें देखना है। अब ई का मतलब हो गया, ई छोटी और बड़ी दोनों, आपके हिसाब से जो भी उसको जिस प्रकार से याद करो। ई दोनों ई इसमें आ जाएंगी। अब छ का मतलब है छ वर्ग पूरा। कौन कौन सा होता है, जैसे कि छ, छ, ज, ज तथा इय। इस प्रकार से ये पूरा हो गया। अब कौन सा है य, तो यहां पर लिख देंगे य। उसके बाद कौन सा है श, तो यहां पर श। लो साहब, ये हो गया, तालव्य वाले पूरे हो गए, सारे याद हो गए इसमें। अब आगे अपन बढ़े। रीट रस से जानो मूर्धा जी। मूर्धा से कौन कौन से होते हैं, रीट रस। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पर री, ये लिख दिया साहब, री हो गया। अब ट वर्ग पूरा आ जाएगा। ट वर्ग कैसे आएगा, ट, ठ, ड, ढ और अण। इस प्रकार से ये सारे हो जाएंगे। अब र और स, रिट रस से जानो मूर्धा जी, तो अण तक हो गया। अब आ जाएगा इसमें र, ये आ गया, अब ये वापस स आ गया, हो गया खत्म, बस बात खत्म, मूर्धा बाय बाय, ठीक है। ये हो गया इसमें कंठ, तालु और मूर्धा। मूर्धा से कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं या फिर मूर्धा से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। दंत पे आ जाओ। दंत पे अपन लिखते हैं यहां पर ल, त और स। ल का मतलब ये जैसे कि ल लिख दिया, चलो। अब एक ली, इस प्रकार से यह संस्कृत वर्ण आता है, तो इसमें अपन नहीं चाहेंगे, अपन हिंदी की बात कर रहे हैं। तो ल दंत में आ गया। उसके बाद में त वर्ग पूरा आ जाएगा। त वर्ग कैसे, त, थ, द, ध और न। कौन सा स रहा, सपेरे वाला, तो यहां पर लगा दो, ये आ गया इसमें। इस लाइन के माध्यम से सारे के सारे दंत वाले याद हो गए। अब कौन सा रहा, ओष्ठ। ओष्ठ को कैसे याद करें, देखो ऊ पाते हैं ओष्ठ में। ऊ यानी कि दोनों ऊ आ जाएंगे हमारे, ऊ और ऊ। अब प का मतलब क्या होगा, पूरा का पूरा प वर्ग आ जाएगा। प, ह, ब, भ और म। इस प्रकार से ये सारे के सारे वर्ण ओष्ठ में आ जाएंगे। अब उधर वाले बहुत ही कम जगह मैंने इसलिए रखी है कि बहुत ही कम वर्ण आते हैं और उसमें आपको याद हो जाएगा। जैसे कि आपके ऊप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। अब आपको पता चल गया कि दंतोष्ठ में कौन सा आएगा, केवल व आएगा, केवल व दंतोष्ठ में। अब आगे की लाइन, ए ऐ कहे कंठ तालु। कंठ तालु में कंठ तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, ए और ऐ। तो आपको लिख देना है ए और ऐ, इस प्रकार से। अब ये भी हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं। ओ औ कहो कंठोष्ठ में, ओ औ लिख दो यहां पर नासिका। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में लिख दो ओ तथा औ, हो गया ये कंठोष्ठ। अब बात करते हैं नासिका से पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब कौन कौन से, कि सारे अंग, इय, अण, न और म। यहां पर लिख देता हूं एक बार और क्रम के अनुसार, वापस याद कर लेना इसको, ठीक है। अंग, इय, अण, न
और म, ये दोनों, ये तीनों पांचों है ना, इसमें आ जाएंगे नासिका से पंचमाक्षर। अम अह भी इसमें लिख सकते हैं, है ना। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें कहीं भी वर्ष इस प्रकार का जो वर्ण होते हैं उनको नहीं लिखा है, लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ष में कौन कौन से होते हैं। तो सब्जी बनाते हैं अपन, और सब्जी में अपन क्या डालते हैं, लहसुन डालते हैं, ल स और न, लो साहब हो गया वर्ष। कौन से होते हैं, ल स और न, तो ये कौन से होते हैं, वर्ष होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सरल तरीके से, यानी कि दोस्तों सीखने में मुझे जितनी भी परेशानी हुई है, वह परेशानी मेरे द्वारा जो सीख रहे हैं उनको कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने यह बहुत ही सरल तरीके से आपको बता दिया है कि ये कविता के माध्यम से आपको बहुत जगह पर बताया जाएगा, परंतु किस प्रकार से क्या लिखना है, किस प्रकार से बताना है, एक वह कला भी होनी चाहिए। तो उसके माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और इस तरह से आपको याद रख लेना है। अब अपन आगे बात करेंगे कि अपना अगला टॉपिक क्या रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वर्ण विचार के ये 4 जो क्लासें लगी हैं उसको आप बहुत ही बारीकी के साथ में पढ़ लेना, और आपका बेड़ा 100% पार होने वाला है, क्योंकि वर्ण विचार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके इन टॉपिकों में से मुझे नहीं लगता कि बाहर जाने वाला है। तो ये चारों क्लासें आप बहुत ही ध्यान से पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।